जब रेहान घर आया तो अदिति ने सुनैना की बातों को भूलकर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की। रेहान थोड़ा टेंशन में था कि अदिति यामिनी के साथ डील की खबर सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। अदिति ने उसे माँ के वापस आने की जानकारी दी, जिससे रेहान खुश हो गया। हालांकि उसने उनके गायब होने के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किए। फिर अदिति रेहान को डाइनिंग हॉल में ले आई। रेहान, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है। मुझे पता है कि तुम्हें थाई फूड बहुत पसंद है। मुझे तो तुम्हारी बनाई हुई हर चीज पसंद है, लेकिन मुझे तुमसे एक बात कहनी है। अदिति ने रेहान की आंखों में देखा और समझ गई कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन डर रहा है। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरज देने की कोशिश की। क्या हुआ रेहान, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे नहीं पता कि तुम्हें यह सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैंने यामिनी के साथ डील एक्सेप्ट कर ली है। अदिति का चेहरा पल भर के लिए सख्त हुआ, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने रेहान का हाथ मजबूती से थामे रखा। रेहान, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अगर तुमने ये फैसला लिया है तो इसमें जरूर कोई वजह होगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। अगर हम दोनों साथ हैं तो हमें कोई नहीं हरा सकता। अदिति ने रेहान को गले लगाया और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ संजना और कोमल अपने प्लान के फेल होने पर उदास थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करें। माँ, तुम्हें क्या लगता है कि अदिति पुलिस या रेहान के पास जाएगी? जितना मैं अदिति की माँ को जानती हूँ, वो कभी भी बात को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो किसी को कुछ बताएगी। और एक और बात है कि अब अपने हर कदम बड़े ध्यान से उठाने होंगे। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। सही कह रही हो। अदिति पर तभी वार करना है जब हमें सही मौका मिले, और सही मौका आने तक हम इंतजार करेंगे। रेहान के ऑफिस में पहली बार कुछ नया देखा जा रहा था। जो बिजनेसमैन पूरी दुनिया को डराता था, वो आज यामिनी के इशारे पर नाच रहा था। ये बात फैल गई थी कि यामिनी की परमिशन के बिना रेहान कुछ नहीं कर सकता। यामिनी ने रेहान को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया था। कई दिनों से रेहान देर रात तक काम कर रहा था। अदिति को हमेशा रेहान की चिंता लगी रहती थी, इसलिए उसने सोचा कि एक दिन वो लंच लेकर ऑफिस जाए, और इसी बहाने वो देखना भी चाहती थी कि यामिनी क्या कर रही थी। अदिति ऑफिस पहुंच गई। ये यहाँ पर क्या कर रही है? अगर यामिनी ने इसे देख लिया तो? देखने दो यार, वैसे भी बहुत दिनों से इस ऑफिस में ड्रामा नहीं हुआ है। अब ऑफिस आकर सिर्फ काम करना पड़े तो लाइफ में बोरियत आ जाती है। मैं तो चाहता हूँ कि यामिनी और इसके बीच में एक बड़ी खतरनाक कैट फाइट हो। अदिति रेहान के कैबिन की तरफ गई। इससे पहले कि वो अंदर जाती, यामिनी उसके सामने खड़ी हो गई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं अपने पति के लिए खाना लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कहकर अदिति कमरे के अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी यामिनी ने उसे रोका। ये तुम्हारा घर नहीं है जिसमें तुम कभी भी आ जा सकती हो। ये एक ऑफिस है। यहाँ लोग काम करने के लिए आते हैं और सिर्फ लंच टाइम पर ही लंच करते हैं। हाँ, तो मैं ये लंच रेहान को देकर चली जाऊंगी। आई एम सॉरी अदिति, लेकिन लंच के लिए मुझे और रेहान को कहीं बाहर जाना है। हमारी एक मीटिंग है और हम इसे मिस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लंच भी बाहर कर लेंगे। अदिति को ये सुनकर बुरा लगा। वो यामिनी को बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसने इस वक्त खुद को कंट्रोल किया। ठीक है, लेकिन यामिनी, तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हारा पलड़ा भारी है, इसलिए तुम ये सब कर पा रही हो। पर याद रखना कि वक्त हमेशा किसी एक के साथ नहीं रहता। देखते हैं। ये कहने के बाद अदिति वहां से चली गई। यामिनी अंदर से खुश थी कि उसने अदिति को उसकी सही जगह दिखा दी। उसे पूरा विश्वास था कि बहुत जल्द रेहान और वो करीब होंगे। ऑफिस से निकलकर अदिति वापस अपने घर जा रही थी कि तभी उसे रितेश का फोन आया। हेलो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। तुम शायद मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं भूल गया था कि एक शादीशुदा लड़की की जिंदगी में उसके पति के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मुझ पर नहीं बल्कि सुनैना पर ध्यान देना चाहिए। वो तुम्हें पसंद करती है। सुनैना मेरा कॉल तो उठाए। कल भी उसका मैसेज आया था। ट्रिप पे जाने के बाद से वो तुम्हारे और मेरे बारे में न जाने क्या क्या सोच रही है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है,
एक काम करते हैं, मैं उसे लंच पर लेकर जाती हूँ, फिर तुम भी वहीं आ जाना और फिर उससे वहीं पर बात कर लेना। अदिति का यह आइडिया रितेश को अच्छा लगा और वो मान गया। कुछ घंटे बाद अदिति सुनैना को लेकर एक रेस्टोरेंट में आई। उसका मन तो नहीं था, लेकिन वो अपनी भाभी का कहना टाल नहीं सकती थी। वो जैसे ही ऑर्डर करने वाली थी कि तभी रितेश वहां जाकर उसके सामने बैठ गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम्हें कम से कम रितेश की बात एक बार सुन लेनी चाहिए, इतनी जल्दी किसी फैसले पर मत आओ। हाँ सुने ना, सुनो, देखो, तुम्हें जो लग रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं और अदिति सिर्फ एक दोस्त हैं। हाँ, पहले मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, रियली। वाह, क्या बात है। आप लोगों की जोड़ी तो बिल्कुल शानदार है। दोनों एक जैसे ही बातें करते हैं, लेकिन याद रखना कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है। तुम फिर हमारी बातों को गलत समझ रही हो। हम कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचते। रितेश का मसूरी में मिलना सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक था और कुछ नहीं। इन्हीं बातों के बीच एक वेटर सूप लेकर आया। गलती से उसने थोड़ा सूप रितेश के हाथ पर गिरा दिया। अदिति ने तुरंत उसके हाथ पर फैले हुए सूप को बड़े धीरे से टिश्यू से साफ किया। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? इनका हाथ जलते जलते बच गया। अब जाओ यहाँ से। सुनैना ये सब देख रही थी। उसे लग रहा था कि अदिति कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रही है। रितेश को भी अंदर ही अंदर लग रहा था कि अदिति उसकी अभी भी चिंता करती थी। ये देखकर सुनैना उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ, फालतू में मैं आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। ये कहने के साथ ही कुछ सुने बगैर सुनैना वहाँ से चली गई। रितेश और अदिति थोड़े परेशान हुए। ये तो फिर बुरा मान गई। तुम चिंता मत करो, मैं सुनैना को समझाने की कोशिश करूंगी। ये कहने के साथ ही अदिति वहाँ से चली गई। अदिति घर पहुंची और देखा कि सुनैना ने वहाँ तबाही मचा दी थी। उसने घर की चीजें तोड़ दी थी और पूरी तरह से पागल हो गई थी। अदिति उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपने आप को काबू में रखना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे अपने घर पर कैसे रहना है? भाभी, तुम बस कुछ दिन पहले यहाँ पर आई हो, लेकिन मैं कई सालों से इस घर में रह रही हूँ। तुम अपना हुक्म यहाँ नहीं चला सकती। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम बस मेरी एक बात सुन लो। मैं और रितेश सिर्फ और सिर्फ दोस्त है। हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रितेश को प्यार करती हो तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। रितेश एक बहुत अच्छा लड़का है। सुनैना को अदिति के मुंह से रितेश की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं आई। बिना कुछ कहे वो अपने कमरे में चली गई। अदिति ने घड़ी की ओर देखा और सोचा कि अगर उसने यहाँ की सफाई नहीं की तो रेहान को सब पता चल जाएगा। उसने टूटी हुई चीजें हटा दी और पूरा घर साफ कर दिया। इसके बाद वो फिर से सुनैना के कमरे में गई और देखा कि सुनैना ने शराब पी ली थी। ये क्या? शराब? शराब पीने से सब ठीक हो जाएगा क्या? कम से कम मेरे दिल को तो शांति मिलेगी। वैसे भी मैं गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर जाऊं, इससे तो यही करना सही होगा। अदिति उसके पास जाकर बैठ गई और छोटी बच्ची की तरह उसके बालों को सहलाने लगी। वो जानती थी कि सुनैना को सिर्फ प्यार से समझाया जा सकता है। उसी वक्त रेहान वहां आया। रेहान को देखकर सुनैना का सारा नशा उतर गया। भाभी, प्लीज भैया को कुछ मत बताना, वरना वो बहुत गुस्सा करेंगे। अदिति ने सिर हिलाकर उसे हाँ कहा। रेहान, आज हम लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ा जश्न मनाएं। तुम हमें ज्वाइन करोगे? नहीं, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे कुछ काम है। ये कहने के साथ ही रेहान अंदर चला आया। अदिति और सुनैना ने चैन की सांस ली। अदिति को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सुनैना को कैसे समझाए। संजना ने डिसाइड किया था कि वो लो प्रोफाइल रहकर रेहान से दूरी बनाए रखेगी ताकि अदिति को उस पर शक ना हो। उसे रह रहकर यही बात याद आती थी कि अदिति के बदले वो रेहान से शादी करने वाली थी और आज अदिति के पास जो कुछ भी था सब कुछ उसका हो सकता था। संजना काम के बहाने रेहान से मिलने उसके कैबिन की तरफ चली गई, लेकिन तभी उसे यामिनी ने दरवाजे पर ही रोक दिया। ओ हेलो, ऐसे मुंह उठाकर कहाँ चली जा रही हो? क्या मतलब मुंह उठाकर कहाँ चली जा रही हो? ऑफिस काम करने आती हूँ और काम से ही रेहान के पास जा रही हूँ। डीपी ग्रुप के सीईओ को नाम लेकर बोलोगी तुम? रेहान नहीं, रेहान सर बोलो। सर होंगे तुम्हारे, मेरे लिए वो रेहान ही है। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, हमारा जीजा साली का रिश्ता है और साली तो आधी घरवाली होती है।
ये तुम्हारा घर नहीं जो तुम यहाँ रिश्तेदारी निभाने आई हो। ऑफिस के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। रेहान अभी काम में बिजी है, इस वक्त वो किसी से नहीं मिल सकते। देखो, मेरा रिहान से मिलना जरूरी है। मुझे उनसे शशांक कपूर से होने वाली एंडोर्समेंट डील के बारे में बात करनी है। वो हम देख लेंगे, फिलहाल तुम जाओ यहाँ से। ये कहते हुए यामिनी रेहान के केबिन के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और संजना चाहकर भी अंदर नहीं जा पाई। ठीक है, अगर कल के दिन कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। संजना ने एक आखिरी कोशिश की, लेकिन उसकी धमकी का यामिनी पर कोई असर नहीं हुआ। उसने संजना से मुंह मोड़ लिया और इस तरह संजना का रेहान से बात करने का सपना टूट गया। वहीं दूसरी तरफ अदिति ऑफिस नहीं जा रही थी। इस वजह से वो घर पर बोर हो रही थी। उसकी सास लीला और उसकी माँ गीता दोनों कीर्तन गए हुए थे और उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अदिति ने रेहान को कॉल किया। रेहान, अगर तुम फ्री हो तो लंच डेट पर बाहर चले क्या? हाउ रोमांटिक अदिति, आज तुम खुद से डेट पर चलने की बात कर रही हो, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें मना करने वाला। रेहान, मजाक मत करो ना। मैं घर पर बोर हो चुकी हूँ। घर की दीवारें काटने के लिए आ रही हैं। कुछ देर बाहर चलेंगे तो मूड भी ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखकर हम दोनों के लिए टेबल बुक कर देता हूँ। जी नहीं, मैं तुम्हें डेट पर ले जा रही हूँ, तो टेबल भी मैं ही बुक करूँगी। तुम बस टाइम पर पहुँच जाना। अदिति ने ये बात कही ही थी कि अचानक रेहान के कैबिन का दरवाजा खुला और यामिनी अंदर आ गई। रेहान, कहाँ जाने की सोच रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना अभी केरला पोर्ट वाले प्रोजेक्ट में कितना काम बाकी है। तुम्हें अपना एस्टिमेट बजट बैंक को ईमेल करना है, सो दैट मैं बैंक से जल्द लोन अप्रूव करवा सकूं। यामिनी बाहर से रेहान की बातें चोरी छिपे सुन रही थी। वहीं अदिति अभी भी कॉल पर थी, इसलिए उसने भी यामिनी की बात सुन ली थी। रेहान, ये यामिनी तुम्हारी और मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं कर रही? लगता है इसे सबक सिखाना ही होगा। तुम अभी काम निपटा लो, हम लोग फिर कभी लंच डेट पर चले जाएंगे। ये कहकर अदिति ने फोन रख दिया तो वहीं रेहान मायूस हो गया। शाम ढलने लगी थी। शहर के सभी रेस्टोरेंट और बार की लाइट्स जलने लगी थी और लोग अपनी शाम रंगीन करने के लिए बार में जमा होने लगे थे। उन्हीं में से एक सुनैना भी थी, जो रितेश के साथ बिताई अपनी रंगीन शामों को भुलाने के लिए आई थी। सुनैना बार टेंडर से एक एक करके ड्रिंक मांगने लगी और फिर ऐसा करते करते उसे पता ही नहीं चला कब वो 10 से 20 ड्रिंक गटक गई थी। बार के बीचों बीच म्यूजिक पर डांस चल रहा था और सुनैना भी गिरते पड़ते डांस करने के लिए चली गई। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था कि उसके सामने कौन डांस कर रहा था। ना जाने क्यों उसे लगा कि उसके सामने रितेश किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था। रितेश, तुमने मेरी फीलिंग्स के साथ क्यों खेला? क्यों रितेश, क्यों? दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये कहते हुए सुनैना ने उस आदमी का गला पकड़ लिया। उस आदमी के साथ डांस कर रही लड़की ने उसे बड़ी मुश्किल से सुनैना से छुड़ाया और सुनैना को धक्का दे दिया। आर यू मैड? अगर फिर से पास आने की कोशिश की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। जब कंट्रोल नहीं होता तो पीती क्यों हो? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। रितेश, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। ये क्या हालत बना के रखती है तुमने मेरी। ये कहते हुए सुनैना की आंख से आंसू आने लगे। तभी किसी अनजान शख्स ने आकर उसे डांस फ्लोर से उठाया और उसे बार की तरफ ले गया। Are you all right? सुनैना ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस रोई जा रही थी। बार पर पहुंचते ही उस अनजान शख्स ने इशारे से बार टेंडर को 2 ड्रिंक बनाने के लिए कहा। उसने तुरंत ही 2 ड्रिंक बनाई और उस आदमी के सामने रख दी। Let's drink. एक बार ड्रिंक अंदर गई तो सब भूल जाओगी। सुनैना ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और वो गुस्से में ड्रिंक गटक गई।
उसके बाद वो 2-4 ड्रिंक और गटक गई। उसने